हम अपने डेली लाइफ में बहुत बार ये सुनते हैं कि फला मुद्दे को लेकर एक पीआईएल दाखिल किया गया था न्यायालय में और न्यायालय ने उस पीआईएल पर ये आदेश दिया। कभी कभी हम ये भी सुनते हैं कि न्यायालय ने पीआईएल फाइल करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पीआईएल क्या होता है और भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एब्रिविएटेड फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है जनहित याचिका। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जनहित यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उसको लेकर हम न्यायालय में पिटीशन यानी कि याचिका फाइल कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका के बारे में न ही तो हमारे संविधान में और न ही किसी कानून में लिखा गया है। दरअसल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शब्द अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था से लिया गया है। वर्ष 1976 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया जिसका नाम था मुंबई कामगार यूनियन वर्सेस अब्दुल भाई फैजुल भाई एंड अदर्स। इस केस में जज थे ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर कृष्णा अय्यर। बचाव पक्ष यानी कि अब्दुल भाई फैजुल भाई के वकील का कहना था कि मुंबई कामगार यूनियन इस केस में पार्टी नहीं हो सकता है क्योंकि उसके पास लोकस स्टेंडाई नहीं है। लोकस स्टेंडाई का साधारण अर्थ होता है सुने जाने का अधिकार या न्यायालय के पास न्याय के लिए जाने का अधिकार। नियम ये था कि न्याय मांगने के लिए न्यायालय के पास वही व्यक्ति जा सकता है जिसके साथ अन्याय हुआ है या फिर उसका कोई इमीडिएट रिलेटिव। चूँकि ये मामला मजदूरों के बोनस से संबंधित था, इसलिए बचाव पक्ष यानी कि अब्दुल भाई फैजुल भाई के वकील का कहना था कि वैसे मजदूर जिनको बोनस नहीं मिला है वो व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के पास आएँ। इस पर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये कहा कि जनहित के मामले में कोई थर्ड पार्टी भी न्याय मांगने के लिए न्यायालय के पास जा सकता है और रूल ऑफ लोकस स्टेंडाई को रिलैक्स किया जा सकता है। भारत में इस केस से ही पीआईएल का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। इसके बाद वर्ष 1979 यानी कि 1979 में एक केस आया जिसका नाम था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में जज थे जस्टिस पीएन भगवती। कपिला हिंगोरानी नाम की एक महिला वकील ने इस केस में उच्चतम न्यायालय के समक्ष हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन फाइल किया। हेबियस कॉर्पस का अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। मैं रिट पिटीशंस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। अनेकों लोगों को बिहार के अलग अलग जेलों में रखा गया था और उनका ट्रायल चल ही रहा था, जबकि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों के लिए निर्धारित अधिकतम दंड से अधिक समय वो पहले ही जेल में बिता चुके थे। इस केस को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन में एक चेन होती है जिसको खींचने से ट्रेन रुक जाती है। उसके नीचे एक वार्निंग लिखा होता है कि अगर आप बिना किसी उचित कारण के इस चेन को खींचते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की जेल की सज़ा या दोनों हो सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वो चेन खींचा बिना किसी उचित कारण के और उसको इसके लिए गिरफ्तार कर लिया गया। अब उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का ट्रायल में ही 2 वर्ष बीत गया, जबकि जिस दिन उसको गिरफ्तार किया गया था अगर उसी दिन उसको दंड सुना दिया जाता या सज़ा सुना दिया जाता तो वो 3 महीने के बाद ही जेल से बाहर आ जाता। तो इस प्रकार जबकि उसके किए गए कृत्य के लिए सज़ा सिर्फ 3 महीने की थी लेकिन उसे 2 वर्ष जेल में रहना पड़ा। कुछ इसी प्रकार का केस था बिहार के इन कैदियों का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उन सभी कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया। इस केस के माध्यम से
पूरे देश भर के अनेकों जेलों में बंद लगभग 40,000 लोगों को रिहा किया गया। बिहार के जेलों में बंद इन्हीं कैदियों में से एक थीं हुसैनारा खातून, जिनके नाम से ये केस प्रसिद्ध हुआ, जबकि ये केस फाइल करने वाली महिला वकील कपिला हिंगुरानी एक थर्ड पार्टी थी और इसलिए इसको भारत का पहला PIL केस भी कहा जाता है। एक और केस आया SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को सुनने वाले बेंच में भी ऑनरेबल जस्टिस PN भगवती साहब थे। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे लोगों के वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो किसी कारणवश न्यायालय नहीं पहुंच पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट्स में आर्टिकल 226 के तहत रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जस्टिस PN भगवती साहब को PIL का चैंपियन भी कहा जाता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी केसेज आए जिसमें पोस्ट कार्ड द्वारा भेजे गए केस को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने PIL के रूप में एक्सेप्ट किया। PIL किसी प्राइवेट पार्टी के खिलाफ फाइल नहीं किया जा सकता है। कभी कभी हम ये भी सुनते हैं कि न्यायालय ने किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ PIL फाइल करने के लिए जुर्माना भी लगाया। इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल है, सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल कर ये कहा कि कुरान के कुछ आयतों को यानी कि वर्सेज को कुरान से हटा देना चाहिए। इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट का न बताकर किसी इल इंटेंशन द्वारा फाइल किया गया पिटीशन कहा और पिटीशन फाइल करने वाले वसीम रिजवी के ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए। PIL के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। न्यायालय में पहले ही अनेकों केसेज वर्षों से लंबित हैं। PIL के कारण ऐसे मामलों की संख्या और बढ़ गई है। कभी कभी न्यायालय पे जुडिशियल ओवररीच यानी कि अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाते हुए कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप का आरोप भी लगता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण है कृषि कानूनों पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया कमेटी। कृषि कानूनों पर PIL फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट विधायिका द्वारा यानी कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को खारिज कर सकता है इस आधार पर कि वो कानून संविधान के मूल भावना के खिलाफ है या फिर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। किंतु संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाया जाए, इस बात को कानून के कुछ जानकारों ने विधायिका और कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप माना। हालांकि PIL के सकारात्मक पहलू इसके ड्रॉबैक्स के कंपैरिजन में कहीं अधिक हैं। PIL ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक ज़रूरी हथियार है जो सामाजिक या आर्थिक पिछड़ेपन या किसी अन्य कारणवश न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते हैं।